हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फीलिया एजुकेशन। दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और ये जो हम फ्रांस के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। और आई होप आप सभी के सारी बेसिक चीज़ें कवर हो रही हैं। और धीरे धीरे सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे दोस्तों, फैक्ट्स में। फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, है ना दोस्तों। तो आई होप आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, क्योंकि सारे वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक स्टोरी की तरीके से लिंक्ड हैं। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, जो भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें, है ना। और आपको ये वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं, डू लाइक, कमेंट, खास करके कमेंट आप तब कर सकते हैं अपने डाउट एंड क्वेरीज को पूछने के लिए। दूसरा, जो मैं क्विज करता हूँ उसके आंसर लिखने के लिए, है ना। बाकी दोस्तों, जो मैंने क्विज़ेस किए हैं आने वाली वीडियोस में, उनके आंसर में भी मैं बताऊंगा। आज की वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्विज हैं आपके लिए, एज ए होमवर्क आप कर सकते हो, और है ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आज इसी सीरीज का ये पार्ट 7 है दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी से मिलाना चाहूँगा, ड्यूक वेलिंगटन से। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, इस पर्सनालिटी को मैं क्यों आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं पहले आपको बताता हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, मैंने पहले ही बताया। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से, फ्रांस से की हिस्ट्री से ये रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूँ, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूनाइटेड किंगडम के। बस इतना ही नहीं दोस्तों, आगे देखेंगे। बतौर मैं आपको बता दूं, जो वाटरलू की लड़ाई हुई थी, जो बैटल हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, आपको पता है ना। मैंने कल ही वीडियो में पढ़ाया है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, आप मुझे बताएं बैटल ऑफ वाटरलू कब हुआ था, है ना। तो और ये भी बताएं वाटरलू किस कंट्री में सिचुएटेड है, या किस कंट्री में है ना, किस कंट्री का शहर है। तो मैं बताऊं दोस्तों, यहीं पे आते हैं। ये जो ड्यूक हैं, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये एक एंग्लो आयरिश सोल्जर है ना। डबलिन आयरलैंड में इनका जन्म हुआ है। और एक कॉमन फैक्ट है, ये जो ईयर है आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, 1769, यही ईयर में, सेम ईयर में जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उनका भी बर्थ हुआ था, है ना। बस फर्क इतना है कि उनका जो बर्थ प्लेस है कोस्का आइलैंड पे हुआ था, और इनका आइलैंड, है ना, डबलिन नामक शहर पे। तो देखते हैं आगे दोस्तों। ये काफ़ी फेमस पॉलिटिकल फिगर्स और प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 19th सेंचुरी के, है ना, ब्रिटेन के। आगे देखते हैं दोस्तों। मैं आपको स्टोरी से रिलेट कराता हूँ दोस्तों। जब पूरे यूरोप में नेपोलियनिक वॉर्स चल रहा था, नेपोलियन ने काफ़ी सारे वॉर लड़े हैं। जो नेपोलियन के द्वारा जितने भी वॉर्स लड़े गए हैं, उन्हीं को नेपोलियनिक वॉर्स कहा जाता है। ये वॉर्स जो है 1804 से लेके 1804 से लेके 1814 के बीच में लड़े गए सारे वॉर्स हैं, जिनको नेपोलियनिक वॉर कहा गया। और देखा जाए दोस्तों, एज ब्रिटेन, प्रसिया, ऑस्ट्रिया एंड रसिया, है ना, क्योंकि इन सभी कंट्री के साथ नेपोलियन की लड़ाइयाँ चल रही थी। नेपोलियन ने काफ़ी लड़ा था। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जिस भी कंट्री पे आक्रमण करता था नेपोलियन, उस कंट्री को निस्ताना नाबूद कर देता था दोस्तों, है ना। थर थर काँपते थे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, पर्सिया और जो ऑस्ट्रिया था, जब ये जो जर्मनी बना था, जब ये यूनाइट हुआ था पर्सिया, है ना। और दूसरी बात मैं बताऊं, जो जर्मनी था पहले 300 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइडेड था, और नेपोलियन ने लड़के, है ना, वॉर्स करके इनको 30 स्टेट में, है ना, कन्वर्ट कर दिया था, यहाँ तक लाया था, है ना, यूनाइट कर दिया था 30।
ये बात की चीज़ें हैं आगे जैसे बढ़ती हैं, है ना। 1871 में जर्मनी जब यूनाइट होता है तो जर्मनी बनता है। उससे पहले जर्मनी काफ़ी सारे हिस्सों में बटा हुआ था, है ना। जिसके मेन जो स्टेट थे ऑस्ट्रिया और पर्सिया था, है ना। तो अब यही रीजन था दोस्तों। फ्रांस के नाम से नेपोलियन का कोई नाम नहीं लेना चाहता था। पर्सिया में भी इतना डर बना हुआ था, भय। तो जिसका एक कारण था जो नेशनलिज्म की भावना जागी थी। अ, अ, उस टाइम जर्मनी में जब हिस्सों में बटा था, तभी लोग यूनाइट हुए थे, और है ना, इस तरीके से जर्मनी बना था। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, बस मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको। और रसिया पे भी 1812 में आक्रमण कर दिया था, है ना। आप कह सकते हो अटैक कर दिया था रसिया पर भी। और नेपोलियन का ये जो कब्जा था, है ना, ये समझ लो मॉस्को तक पहुंच गया था। बट आपको बता दूं दोस्तों, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। रसिया में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है एक ऐसे टाइम पे। और ऐसा ही टाइम आया दोस्तों जब वहाँ पे बहुत भयानक तरीके से ठंड पड़नी स्टार्ट हुई। तो बहुत सारे जो रसिया के सैनिक थे, है ना, सोल्जर थे, मारे भी गए थे। और काफ़ी ज़्यादा फिर उधर से ये जो ब्रिटेन था, ऑस्ट्रिया था, पर्सिया था, इन सब ने भी घेर लिया था नेपोलियन की आर्मी को। मतलब एक तरीके से जान बचा के वापस आना पड़ा था नेपोलियन को। उसी टाइम पे मैं बता दूं दोस्तों, नेपोलियन जो है एग्जाइल कर दिए जाते हैं। कहाँ? एक एल्बा नामक आइलैंड पे वो चले जाते हैं ना, जब इस तरीके की लड़ाई में अ, हारे हुए थे। पर फिर क्या होता है, 1815 में वो दोबारा वापस आते हैं, अपनी सत्ता अपने लोगों को विश्वास दिलाते हैं, है ना। ज- जो किंग लुइस 18th होते हैं, अ, उनकी उनकी पावर को रिस्टोर कर देते हैं बर्बन फैमिली के, है ना। तो देखा जाए तो अगेन 1815 में जो वाटरलू की लड़ाई, अगेन आपकी स्क्रीन पे आप पता चल गया होगा कहाँ पे हुई थी। वाटरलू कहाँ पे है? बेल्जियम में हुआ है ना। तो नेपोलियन को हरा देता है ये नौजवान। एक मिनट दोस्तों, जस्ट मोमेंट, सॉरी। ये जो नौजवान है ये हरा देता है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, है ना। तो डिफीट का सामना करना पड़ता है नेपोलियन को। और यहीं पे क्या होता है, फ्रांस का जो किंगडम है समाप्त हो जाता है। नेपोलियनिक वॉर जो है ख़त्म हो जाते हैं, और नेपोलियन को एग्जाइल कर दिया जाता है एक सेंट हेलिना नामक आइलैंड पे। ये मैंने कल बताया था, अभी मैं दिखाऊंगा भी, है ना। कल मैंने मैप लगाना मैं भूल गया था, माफ़ करना दोस्तों। तो अभी मैं उसको पढ़ाऊंगा। जो सेंट हेलिना नामक आइलैंड है दोस्तों, वो ब्रिटेन का की कॉलोनी आप कह सकते हो, है ना, एक। और देखें तो वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है 1821 में, सेंट हेलिना आइलैंड पे ही। और वापस नेपोलियन बोनापार्ट को बरीड किया जाता है कहाँ पे? लेस इनवेलिस नाम के एक पैलेस है, एक जगह है, आप म्यूजियम बोल सकते हो अभी, है ना। वहाँ पे कुछ रिमार्केबल जो आर्मी से रिलेटेड कुछ भी हैं, यादगार हैं, चीज़ें, म्यूजियम एज इट प्रिजर्व किया गया है। और ये है पेरिस फ्रांस में, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये है, अगर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है दोस्तों, है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका साउथ अटलांटिक ओशियन है। मैं फ्रांस के रेफरेंस में दिखाऊं तो ये है आपका फ्रांस, यहाँ से आपको साउथ आना पड़ेगा। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से आप साउथ अटलांटिक ओशियन में आओगे। यहाँ पे बहुत छोटा सा एक आइलैंड है, सेंट हेलिना नामक, है ना। ये भी ब्रिटेन की कॉलोनी है, आप इस तरीके से समझ सकते हो, है ही। तो यहाँ पे भेजा गया था नेपोलियन को एग्जाइल करके, और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पर्सन मैं जो आपको बता रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये इंडिया में भी एक सक्सेसफुली आर्मी इन्होंने बनाई थी। और काफ़ी सारे जो कोस्टल एरियाज थे
वहाँ पे लड़ाई भी की थी, ब्रिटिश को काफ़ी सफलता मिली थी इनके थ्रू, है ना। और आप देख ही सकते हैं 19th सेंचुरी के ये एक काफ़ी फेमस पॉलिटिकल फिगर भी बने ब्रिटेन के। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नेपोलियन बोनापार्टे था को किसने हराया था, तो सीधा सा आंसर है, आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, है ना। तो ये दोस्तों देख सकते हो, ये है पेरिस। पेरिस में लेस इनवेलिस पैलेस टाइप का है, म्यूजियम म्यूजियम समझ लीजिए। यहीं पे जो नेपोलियन बोनापार्ट है, यहाँ पे यहीं पे इनको दफनाया गया था, बरीड किया गया था लास्ट में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है दोस्तों, आपके लिए मैंने लगाया है फैक्ट नंबर 10 में, इम्पोर्टेंट इवेंट्स और उनके टाइम पीरियड। आपको इसमें बस 5 चीज़ें याद रखनी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पहला जो है फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक, ये कब हुआ था, इसका टाइमलाइन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो आपको याद होगा 1792 में फ्रांस जो है रिपब्लिक हो गया था, क्योंकि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग का काम था वो कंप्लीट हो गया था। और जो लुइस 16 थे फ्रांस के किंग उस टाइम पे के, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था नेशनल असेंबली को, है ना। तो 1792 में ये फ्रेंच रिपब्लिक बन गया। और ये कब तक रहा, 1804 तक, जब तक कि नेपोलियन ने अपने आप को एज ए एम्परर घोषित नहीं कर दिया था, है ना। और उसके बाद अगला है, आप देख सकते हो डायरेक्टरी भी मैंने बताया था दोस्तों, जो 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी थी, है ना, कमेटी थी, उसको डायरेक्टरी बोला गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। ये नवंबर 1795 से लेके नवंबर 1799 तक रहा। और फिर उसके बाद आते हैं 1804 में, नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को एम्परर बना लेते हैं, डिक्टेटर डिक्टेटर तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, क्योंकि देखा जाए दोस्तों, जब रेवोल्यूशन आता है कंट्री में तो पूरी तरीके से चेंज होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई रेवोल्यूशन होने की वजह से, जो ओल्ड रिजीम था वो ख़त्म हो चुका था। बट अगेन नेपोलियन जब अपने आप को एम्परर बना देते हैं तो रेवोल्यूशन आप नहीं कह सकते। ठीक है, रेवोल्यूशन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हुई थी, है ना। जिस तरीके की स्थिति थी फ्रांस की सोसाइटी में, है ना, लोगों की काफ़ी काफ़ी हद तक चेंज भी हुआ था, है ना, उन्हीं सालों में। और अगला देखा जाए, जो सेकेंड फ्रेंच रिपब्लिक है वो बनता है 1848 से लेके 1852 के बीच में, है ना। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो दोस्तों, उसके बाद 1852 में जो नेपोलियन थर्ड होते हैं, है ना, लास्ट मोनार्क रहते हैं फ्रांस के। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लास्ट मोनार्क ऑफ फ्रांस कौन था, है ना, तो आपको नेपोलियन थर्ड बताना है, ओके। 1852 से 1870 तक रहे। बट अगर आपसे पूछा जाए लास्ट किंग कौन था, है ना, फ्रांस का, तो आपको लुइस 16 ही बताना है, क्योंकि उससे पहले ओल्ड रिजीम था, है ना, फ्रेंच रिपब्लिक नहीं बना था। तो ये इस तरीके से आप याद रखना, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी आपका डाउट है किसी इस टॉपिक से रिलेटेड, आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर करूँगा, क्वेरीज आपकी सॉल्व करूँगा। तो जो फ्रेंच है वो थर्ड रिपब्लिक बना कब, 1870 में, और 1940 तक रहा। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, जर्मनी जो था, हिटलर ने वॉर छेड़ दिया था, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था 1939 पे। वॉर डिक्लेयर कर दिया था पोलैंड पे, है ना, अटैक कर दिया था, जहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। और आपको बता दूं दोस्तों, 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चलता है। उसी के बाद दोस्तों जो फ्रांस है वो फोर्थ फ्रेंच रिपब्लिक बनता है 1946 से लेके 1958 तक, है ना। और इसके बाद फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक आता है। तो ये कब,
बना था ये 1958 से लेके टिल डेट तक, अभी तक फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक बना हुआ है, जो कि चल रहा है उसका टाइम टाइम है ना। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आज तक है ना, हाउ मच या हाउ मैनी टाइम्स है ना फ्रांस है, हाउ मैनी रिपब्लिक्स है ना। जैसे कि 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया था, जिसमें राइट आंसर था कि फिफ्थ रिपब्लिक है ना। जो अभी का जो टाइम चल रहा है वो फिफ्थ रिपब्लिक है फ्रांस का। और ये जो फिफ्थ रिपब्लिक है दोस्तों फ्रांस की, ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स de गॉल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है फ्रांस के। और इसी टाइम पीरियड में जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो रनिंग में है फ्रांस में, वो अडॉप्ट किया गया था। तो इतना सिंपल सा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको बस ये 5 चीज़ें याद रखनी है, और काफ़ी कुछ चीज़ें तो आप स्टोरी के तरीके से रिलेट कर पाओगे, आपको बिल्कुल रटना नहीं है ना। तो इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। ये जो नेपोलियन थर्ड का मैं बता देता हूँ, ये जो लास्ट मोनार्क थे, क्योंकि आपको याद हो दोस्तों, जब जर्मनी यूनाइट नहीं हुआ था उससे पहले नेपोलियन थर्ड ने भी लड़ाई की घोषणा कर दी थी, और जिसके चलते हुए ओटो वन बिस्मार्क जो थे वहाँ के पर्सिया के, उन्होंने यूनाइट करने की कोशिश की थी, और काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रिया से बोल के कि भाई कि क्योंकि वो सारे लोग इतने डरे हुए थे, नेपोलियन के नाम से ही डरते थे। तो ये जो थर्ड नेपोलियन थे, उनको लगता था फ्रांस से लड़ना है, और लड़ाई होती भी है। और वो ऑस्ट्रिया, पर्सिया और जो बाकी की अदर जो छोटे छोटे स्टेट थे, जो एरिया था जो बटा हुआ था जर्मनी, वो लड़ते हैं, है ना। और पर्सिया का एलाई बन जाता है ऑस्ट्रिया, और फ्रांस हार जाता है, जो नेपोलियन थर्ड था है उस लड़ाई में हार जाता है। और 1870 में, और 1871 में दोस्तों आपको पता है जर्मनी यूनाइट हो गया था, है ना। और जो ओटो वन बिस्मार्क थे वो फर्स्ट चांसलर बने थे, कब? यूनाइटेड जर्मनी के, है ना। तो ये चीज़ भी ऐसे आपको इजली याद हो जाएगी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है रटने की। और जो 1870 था उसके बाद थर्ड फ्रेंच रिपब्लिक रहा, कब तक? 1940 तक। और क्योंकि 1940 में फ्रांस वर्ल्ड वॉर 2 में आ जाता है एलाइड पावर की तरफ से, और 45 तक वर्ल्ड वॉर 2 चलता है, देन अगेन फोर्थ फ्रेंच रिपब्लिक चलता है, रहता है 1946 से 1958 तक। फिर चार्ल्स de गॉल आ जाते हैं, जो इस्टेब्लिश करते हैं फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक को, है ना। तो काफ़ी इजी है, इतना टफ भी नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आप लोगों ने ले भी लिया होगा, इतने तो स्मार्ट हो यार। आगे, तो चार्ल्स de गॉल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये भी एक फ्रेंच सोल्जर थे, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1959 से लेकर 1969 के बीच में। और इन्हीं को फ्रांस के फिफ्थ रिपब्लिक का आर्किटेक्ट माना गया है। और जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, इन्होंने इनकी रणनीतियाँ, इनकी स्ट्रेटजी फ्रांस को फ्री कराने में, किससे? नाजी जर्मनी से लड़ने में काफ़ी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे काफ़ी मददगार रही। तो इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है चार्ल्स de गॉल, है ना, आपको याद रखना है। आगे भी मैं इनसे कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको आगे आने वाले फैक्ट में बताऊंगा। हम अगला फैक्ट लेते हैं दोस्तों, फ्रांस के लेजिस्लेचर के बारे में बात करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग की लेजिस्लेचर होता क्या है, ये हमें समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है ना। तो लेजिस्लेचर एक बॉडी होती है गवर्नमेंट की, है ना। कैसी बॉडी होती है? ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है दोस्तों। और इस लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग बॉडी, इसको इस तरीके से इसके टाइप को डिवाइड डिफाइन किया जाता है। जो पहला टाइप होता है यूनि कैमरल लेजिस्लेचर, है ना, और एक बाई कैमरल
लेजिस्लेचर। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है आपकी स्क्रीन पे कि जो फ्रांस है वो यूनिटरी रिपब्लिक है विथ अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। घबराइए मत, मैं आपको समझा रहा हूँ। रिपब्लिक क्या है ये आप सभी को पता होगा, मैंने बताया भी था। रिपब्लिक ऐसी कंट्री दोस्तों जहाँ का लीडर लोगों के द्वारा चुन के आता है ना। और यूनिटरी का मतलब है यूनी का मतलब होता है वन इंग्लिश में। तो जहाँ पे चुना गया लीडर जिसकी अकेली पावर होती है ना। जो जैसे कि अभी मैं बताऊं फ्रांस में ही ले लो, है ना। जो इमैनुअल मैक्रोन है वो यूनिटरी लीडर हैं, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर हैं वहाँ के, है ना। तो वही लीड करते हैं, सुप्रीमेसी है उनके पास। तो जहाँ पे सिंगल लीडर हो उस कंट्री को लीड करता हो, है ना, तो यूनिटरी रिपब्लिक हो, वो चुन के और वो भी लोगों द्वारा इलेक्ट करके आते हैं, है ना। तो यूनिटरी रिपब्लिक, इससे आप ये समझ सकते हो। विथ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जैसे कि मैंने बताया जो लेजिस्लेचर होता है वो हमने समझा एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है गवर्नमेंट की। और ये जो लेजिस्लेचर है किसी भी कंट्री में, वो उसके टाइप को डिफाइन किया जाता है कि वो बाइकैमरल है या यूनिकैमरल। तो इसी के वजह से डिफाइन किया जाता है। बाइकैमरल का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे इंग्लिश में बाई का मतलब होता है दो। तो जहाँ पे जो हाउसेज होते हैं, है ना, लेजिस्लेचर के नंबर ऑफ हाउसेज, उसके बेस पे डिफाइन किया जाता है इसके टाइप को। तो जहाँ पे टू हाउसेज होंगे लेजिस्लेचर के, उसको बाई कैमरल बोलेंगे। जैसे बाई का मतलब दो होता है, कैमरल, है ना। तो जहाँ अब यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं तो फ्रांस में दो हाउसेज हैं, एक लोअर हाउस है एक अपर हाउस है। लोअर जैसे हमारे इंडिया में है लोकसभा और है ना, विधानसभा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं और अपर हाउस को यहाँ पे सीनेट बोलते हैं, है ना। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा दोस्तों, कब एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आई होप आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर समझ में आया होगा क्या होता है। और यूनिकैमरल का मतलब ही होता है वन, यूनि का मतलब वन, कैमरल जहाँ पे एक हाउस हो, है ना। तो जो फ्रांस है, इवन अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया भी एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया में दो तरीके के लेजिस्लेचर हैं, है ना। जो सेंट्रल में है जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं हम ना, उसमें लोअर हाउस और अपर हाउस भी है। और जो स्टेट में है वो सारी स्टेट में नहीं है बाई कैमरल, बट वहाँ पे भी एक आप लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ना। तो इस तरीके से होते हैं स्टेट में। तो इतना कंफ्यूज नहीं करना, बस आपको बाई कैमरल समझ में आ गया होगा, लेजिस्लेचर क्या होता है, यूनिटरी रिपब्लिक क्या होता है या यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस इतना साफ साफ याद रखना है कि जो फ्रांस में गवर्नमेंट है वो यूनिटरी रिपब्लिक गवर्नमेंट है और विथ बाई कैमरल, जिसमें लोअर हाउस जिसको नेशनल असेंबली बोलते हैं और अपर हाउस सीनेट बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ बनाना, है ना। तो ये सिस्टम है यहाँ का दोस्तों। अब मैं आपको समझाऊं, बिफोर उसके पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्विज लेना चाहूँगा। हालांकि मैं जो पिछली वीडियो का क्विज था उसका आंसर मैंने इसमें नहीं बताया है, मैं अगली वीडियो में लूँगा। और दो क्विज यहाँ पे भी मैंने आज भी लिया है। आपको ये बताना है दोस्तों, सभी को अटेम्प्ट करना है कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन, नेम द करेंसी ऑफ फ्रांस अंटिल 1999, है ना। और अभी क्या करेंसी है फ्रांस की, है ना, वो भी आपको बताना है। और 1999 से पहले फ्रांस की जो करेंसी थी ना, वो क्या थी वो भी आपको बताना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, आपको ये भी बताना है हाउ मेनी टाइम जोन्स फ्रांस है, फ्रांस में कितने टाइम्स जोन है, ये भी आपको बताना है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बनते भी हैं, क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, काफ़ी बेसिक से हैं। इनके आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं।
अगला जो फैक्ट है दोस्तों, ये लैंग्वेज से है फ्रांस के। मैं यहाँ पे ये भी समझाता हूँ। ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है दोस्तों, है ना, जो फ्रेंच बोली जाती है फ्रांस में, अदर मेजर 29 कंट्रीज में जहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, है ना, वो आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो लैंग्वेज है फ्रेंच, वो बिलोंग करता है रोमांस लैंग्वेज से। तो आपको ये रोमांस नहीं समझना है दोस्तों। रोमांस का मतलब ये है दोस्तों, जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं आज की, है ना, ये इवॉल्व हुए हैं किससे? वोल्गार लैटिन। वोल्गार लैटिन का मतलब यह होता है दोस्तों, जो बोलचाल की भाषा होती है, जो लैटिन लैंग्वेज थी, इनफॉर्मल लैटिन लैंग्वेज, उससे मिलके उसी से बना हुआ, उसी से बिलोंग करता है, उसी को रोमांस लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। ये रोमांस लैंग्वेज लैंग्वेज कब कब से कहाँ से बिलोंग करती है? ये 8th सेंचुरी से है दोस्तों। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, है ना। जैसे कि आम आम बोलचाल भाषा में जो हम बोलते हैं जिस तरीके से, है ना, रिटर्न में नहीं होता, इनफॉर्मल वे में, जो लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज, जिसे वल्गार का मतलब ही मैं अब वही है, मतलब इनफॉर्मल लैटिन, है ना। तो उसी को रोमांस लैंग्वेजेस बोला गया है। आप रोमांस में समझ लेना दोस्तों इसको, है ना। तो रोमांस लैंग्वेज से बिलोंग करती है, ठीक है दोस्तों। और जो इसकी फैमिली है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है, फ्रेंच लैंग्वेज। और इसकी जो स्क्रिप्ट है फ्रेंच लैंग्वेज की, वो लैटिन स्क्रिप्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये 26 लेटर के के अल्फ़ाबेट कंटेन है लैटिन के, जिसमें 5 डियाक्ट्रिस डियाक्रिटिक्स हैं एंड 2 और ऑर्थोग्राफिक्स लिटरेचर्स हैं। ऑर्थोग्राफिक्स क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ दोस्तों। आगे मैंने एक पिक्चर्स लगाई हुई है आपके लिए, ताकि आपको क्लियर रहे। ये तो हैं दोस्तों 26 अल्फ़ाबेट्स, और ये हैं ऑर्थोग्राफ्स, है ना। आप देख सकते हो ना जिस तरीके से पंक्चुएट टाइप में ये है प्रोनाउंसिएशन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये चीज़ें हैं, है ना। इसी को ऑर्थोग्राफ बोलते हैं। आगे बढ़े तो अगला जो फैक्ट है हमारा, यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कॉल्ड फ्रैंकोफोन। जी हाँ दोस्तों, जो लोग दोस्तों फ्रेंच बोलते हैं उनको फ्रैंकोफोन बोलते हैं, है ना। जैसे कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, उनको इंग्लिश बोलते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, किसी भी कंट्री में हो, कहीं से भी हो, अगर वो फ्रेंच बोलते हैं उनको फ्रैंकोफोन बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और आपको थोड़ा याद भी रखना होगा। और जैसे कि अभी मैंने बताया ही आपको दोस्तों, जो फ्रेंच है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 29 कंट्रीज़ की। तो ये 29 कंट्रीज़ हैं आपकी स्क्रीन पे, जिसको याद करना इतना आसान नहीं है, बट एक बार आप देख सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा, इसमें से ऑल मोस्टली तो आपको याद भी होंगे, और अभी तो 3-4 तो मैं वैसे 5 याद करा दूंगा। बाकी आने वाली वीडियोस में, है ना, ये सारी चीज़ें मैं मैप के थ्रू से आपको याद करा दूंगा, है ना। कुछ अफ्रीकन कंट्री हैं, है ना, कुछ जो साउथ पैसिफिक ओशियन में, जहाँ पे फ्रांस की कॉलोनी है ना, वहाँ पे। और कुछ कॉलोनीज जो हैं इंडियन ओशियन में, जैसे मादागास्कर, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और जो कनाडा है, वहाँ पे भी फ्रेंच एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, फ्रेंच पीपल की कॉलोनीज थी कनाडा में, है ना। ऐसे ही दोस्तों, बेल्जियम आपको पता है नेबरिंग कंट्री है फ्रांस की। लग्जमबर्ग, बिल्कुल। स्विट्ज़रलैंड, बिल्कुल, ये भी नेबरिंग कंट्री है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे भी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, फ्रेंच, फ्रांस में बोली ही जाती है। तो ये 4-5 तो आपको ऐसे ही याद हो गए। बाकी जो आपको अभी दिख रहे हैं ऐसे, वो भी मैं आपको याद करा दूंगा, है ना। जैसे जिबूती है, कोंगो है, हयाती है, रुआंडा है, टोगो है, सिचल्स है, सेनेगल है ना। ये चीज़ मैं आपको, इक्वेटोरियल गिनिया है, आइवरी कोस्ट है, चैड है, बुर्किना फासो है, तो कैमरून है। ये कुछ जो और कंट्री हैं, नाइजर है, अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ है जहाँ पे
फ्रेंच एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनको भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। बाकी जो अभी के लिए याद करना आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता ही होना चाहिए, कभी भी पूछ लें तो नंबर नहीं जाना चाहिए आपका दोस्तों, है ना। तो वो है, आप बेल्जियम कनाडा आपको याद होना चाहिए। ऐसा वो क्यों था वो भी मैंने बताया। मदागास्कर मैं आगे बताऊंगा। आइलैंड है इंडियन ओशियन में, काफ़ी बड़ा आइलैंड है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो और लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड, है ना। तो यहाँ पे फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है। आगे देखते हैं अगला फैक्ट दोस्तों। फ्रेंच लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फेमस, जहाँ पे फ्रेंच एज ऑफिशियल लैंग्वेज, जहाँ पे फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है एक यूनाइटेड नेशंस। जब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो उसमें मैं अच्छे से कवर करूंगा। तो अभी के लिए बस इतना आप याद रखिए कि ये जो यूनाइटेड नेशन है, यहाँ पे भी फ्रेंच एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है। और भी लैंग्वेजेस हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा आगे, है ना। तो हालांकि मैं आपको बताऊँ 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो बाकी की आप बता सकते हो अगर किसी को पता हो, नहीं तो मैं आगे बताऊँगा। यूरोपियन यूनियन का भी फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी है, WTO, इसको भी मैं पढ़ाऊँगा, इम्पोर्टेंट है ना। इसका भी ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। नेटो का है ही, क्योंकि नेटो का भी मेंबर है फ्रांस। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी जो है, उसका भी फ्रांस जो है, फ्रेंच जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो दोस्तों, अभी मैं इनके हेडक्वार्टर भी साथ साथ मैं आपको बता दूं। जो WTO है दोस्तों, उसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है ना। ऐसे नेटो का मैं बता दूं, ब्रसल्स जो बेल्जियम में है, ब्रसल्स जो शहर है बेल्जियम, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और सिमिलरली, है ना, ये जो यूरोपियन यूनियन है और ये जो नेटो है, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर जो है ब्रसल्स में है, बेल्जियम, है ना। ब्रसल्स का है, बेल्जियम। आगे मैंने आपके लिए मैप्स लगाए हुए हैं आपको समझने के लिए। यूनाइटेड जो नेशन है वो न्यूयॉर्क में है, आपको पता होगा। यूएस में क्या क्या मैंने बता दिया, किनके हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन के, यूरोपियन यूनियन के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये भी मैंने बता ही दिया। इंटरनेशनल ओलंपिक्स जो कमेटी है, इसका हेडक्वार्टर जो है लॉज़ैन में है, स्विट्जरलैंड दोस्तों। जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है, इसका भी हेडक्वार्टर है दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो 3 तो हेडक्वार्टर जो हैं वो स्विट्जरलैंड में है। कौन कौन से? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, लॉज़ैन स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेटो और यूरोपियन यूनियन, ब्रसल्स बेल्जियम में। यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में। आइए हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों, ये जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ, ये है स्विट्जरलैंड। यहाँ पे है लॉज़ैन शहर, है ना। हालांकि जो कैपिटल है स्विट्जरलैंड की वो है बर्न, तो आपको ये भी याद रखनी है। फ्रांस की पेरिस है, जर्मनी की बर्लिन, है ना, स्पेन की मैड्रिड। तो ये चीज़, लग्जमबर्ग सिटी, बेल्जियम की ब्रसल्स ये कैपिटल सिटी है बेल्जियम की। तो यहाँ पे आपका मैंने बताया यूरोपियन यूनियन और नेटो का है हेडक्वार्टर्स, है ना। लॉज़ेन में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है। और जो जनेवा है, अ, यहाँ पे आपका है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे देखी। जनेवा भी देख लें, बिल्कुल बॉर्डर पे आप ऐसे सटा हुआ है। हालांकि काफ़ी जूमिन मैप है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा यहाँ पे, है ना। ये है बर्न, स्विट्जरलैंड की कैपिटल यहाँ पे। हालांकि मैप है, स्केल वेस तो होगा ही। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्रांस है, बॉर्डरिंग कंट्री है ना। नेबरिंग कंट्री है स्विट्जरलैंड का। साउथ में इटली है और नॉर्थ में जर्मनी है। और
ईस्ट में ऑस्ट्रिया है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। और थोड़ा जूम इन मैप है, यहाँ पे देख सकते हैं। यह है जनेवा, बिल्कुल बॉर्डर पे। यह है लॉज़ेन, है ना। लॉज़ेन कहाँ पे, किसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल नेशनल ओलंपिक कमेटी का। और जनेवा में डब्ल्यूटीओ और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का। ठीक है, इतना तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों। यह है ब्रसेल, ये जो बेल्जियम की कैपिटल है। यहाँ पे है आपका किसका हेडक्वार्टर, मैंने यहाँ पे आपको बताया है ब्रसेल्स में, नेटो का और यूरोपियन यूनियन का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये है दोस्तों यहाँ पे कनाडा है, ये अलास्का, ये भी अमेरिका का पार्ट है। पहले कभी रसिया का हुआ करता था, यूएसएसआर का। यूएसएसआर ने भेज दिया था अमेरिका को, है ना। तो आगे हम जब रसिया पढ़ेंगे तब समझेंगे। ये है न्यूयॉर्क, ये है यूएसए, है ना। वहाँ के स्टेट हैं टेक्सास, न्यूयॉर्क यहाँ पे है दोस्तों। ऐसे आप देख सकते हो, है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी, नई चीज़ें, कुछ इम्पोर्टेंट, है ना। फ्रांस से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बस दोस्तों, आप बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं पुनीत तिवारी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।